हम अपना अगला स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बेस रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा अगला एजेंट है, ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका और दूसरा, पहला आपका होता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। पहला क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। और दूसरा हमारा होता है हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, कैटालिटिक इसकी बात करें, तो ये हमारे पास फिर दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला हमारा होता है हेट्रोजीनियस और दूसरा हमारा होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का पूरा होगा। ठीक है। हेट्रोजीनियस में हम क्या यूज़ करते हैं? हेट्रोजीनियस में हम जनरली इसमें हम अब इसकी बात करें हाइड्रोजनेशन की, जिसमें हम मेटल का यूज़ करते हैं। तो जब हम हेट्रोजीनियस में यूज़ करेंगे, तो हेट्रोजीनियस में हम यूज़ करते हैं मेटल का पाउडर फॉर्म। यहाँ लिख देते हैं पाउडर फॉर्म ऑफ मेटल। या तो हम मेटल का पाउडर फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं। यदि बात करें होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस जो मेटल होता है हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल। जैसे आपने पढ़ा होगा विल्किंसन कैटलिस्ट है, वो क्या होता है? मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमें किस फॉर्म में पाया जाता है? होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस की बात की जाए, तो हेट्रोजीनियस में जो हमारा मेटल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो पाउडर फॉर्म में होगा या फिर मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। अब ये होता कैसे है हेट्रोजीनियस? इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हेट्रोजीनियस वाला है। हेट्रोजीनियस में कैसे लेते हैं हम रिएजेंट? अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें, तो इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं H2, क्योंकि हम H2 बेस पढ़ा था, हम H2 लेते हैं, और साथ में लेते हैं मेटल। ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? मेटल, और मेटल को सपोर्ट करने के लिए हम लेते हैं मेटल सपोर्ट। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं मेटल सपोर्ट। अब यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो हमारा फर्स्ट क्या क्या हो सकता है, और सेकेंड क्या क्या हो सकता है, और थर्ड क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहला जो हमारा हो सकता है, या तो हमारा हाइड्रोजन होगा, या तो उसके स्थान पे हम इसका आइसोटोप ले लेंगे ड्यूटेरियम। मेटल की बात करें, मेटल में हमारा निकेल हो सकता है, निकेल, फिर उसके बाद पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, फिर Ru, फिर इनेडियम। ठीक है। इन सभी मेटल का हम जनरली यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन में। फिर तीसरा मेटल ऑक्साइड की बात की जाए, मेटल सपोर्ट की बात की जाए, तो मेटल सपोर्ट में जो बहुत फेमस है वो हमारा है चारकोल, जिसे हम कार्बन बोलते हैं। फिर या तो हम CaCO3 ले सकते हैं, और या फिर हम बेरियम सल्फेट का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में जो मेटल होता है, या तो वो पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, या मेटल के ऑक्साइड में पाया जाता है। और दिखता कैसा है इसका रिएजेंट? जैसे दिखता है H2 मेटल और मेटल का सपोर्ट। H2 में हम H2 मतलब या तो फिर हाइड्रोजन गैस लेंगे, या फिर D2 ले लेंगे। मेटल के फॉर्म में हम या तो निकिल लेंगे, या तो पैलेडियम लेंगे, या फिर प्लेटिनम, या फिर जो भी और ले सकते हैं। सबसे फेमस यही तीनों होते हैं, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। मेटल सपोर्ट की बात की जाए, चारकोल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, या फिर बेरियम सल्फेट ले सकते हैं। इन सभी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये होता है H2 के साथ होता है मेटल का ऑक्साइड, जो कि जनरली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? PTO। ये भी हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में काम देता है, जो कि हमारे साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, या तो मेटल पाउडर फॉर्म में पाया जाएगा, या फिर मेटल की ऑक्साइड में पाया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड में है। और हाइड्रोजन तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है। यहाँ पे मेटल सपोर्ट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मेटल पाउडर फॉर्म में होता है, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड है, पाउडर फॉर्म में नहीं। ठीक है। अब उसकी बात करें हाइड्रोजिनोलिसिस की, तो हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अभी बॉन्ड कैसे क्लीवेज होता है, किसके बीच क्लीवेज होता है, यहाँ आगे पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच
बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन सल्फर के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होगा और वहाँ से नए प्रकार के कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन H2 बेस रिड्यूसिंग एजेंट का। अब हम इसके रोल की बात करते हैं कि क्या इसके इंटर कन्वर्जन में किस प्रकार से अपना मतलब रोल अदा करता है, मतलब किसको कहाँ कन्वर्ट करेगा, किसको कहाँ कन्वर्ट करेगा, किसको कहाँ नहीं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन कि ये किसको कहाँ रिड्यूस करता है। सबसे पहला चीज़ इसमें है हमारा जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड, जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब देखिए बार बार लिखना ठीक नहीं है कि फिर हम लिखें एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड, एस्टर, इन सबको लिख के फिर हम लिखें इसको एल्कोहल में बदलता है, इसको एल्कोहल में बदलता है, तो बार बार कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमने सारा बता दिया जितने भी आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एसिड का डेरिवेटिव हो, एनहाइड्राइड हो, सभी को ये कहाँ बदलेगा, एस्टर भी हो, सभी को ये कहाँ बदलता है, सभी को ये बदलता है एल्कोहल में। अब किसको किस डिग्री एल्कोहल में बदलता है ये हमने पहले ही बता दिया है। जैसे एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी में बदलेगा, कीटोन होगा सेकेंडरी में बदलेगा, तो आप जानते हैं। दूसरा, जितने एन वाले कंपाउंड होते हैं, जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे बात करें हमारा एमाइड, नाइट्रो, जितने हमारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, और जितने हमारे साइनाइड होते हैं, इन सबको ये कहाँ चेंज करता है, इन सबको ये चेंज कर देता है हमारा, कहाँ चेंज करता है, एमीन। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा है। इन सबको ये कहाँ चेंज करता है, एमीन। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है एल्कीन और एल्केन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्कीन की। मान लीजिए हमारा एल्कीन है C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C। अब मान लीजिए मैंने इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया मैंने, मान लीजिए मैंने ऐड किया H2PD प्लस कार्बन, या फिर H2PT प्लस कार्बन, या फिर मैंने यूज़ कर लिया रैनी निकल। ठीक है, इन सब के द्वारा ये डबल बॉन्ड है कहाँ बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में, ये ऐसे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कुछ इस मैनर में आके जुड़ जाती है इससे और ऐसे। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिन अटैक। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सिन अटैक। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजनेशन होता है वो हमेशा कौन सा अटैक प्रेफर करता है, सिन अटैक। ठीक है, जब भी हम किसी कंपाउंड में H2 को ऐड करेंगे हाइड्रोजनेशन के रूप में, तो हमारा वहाँ पे कौन सा अटैक होगा, वहाँ हमेशा हमारा सिन अटैक होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, H2 जो होता है वो अटैक कहाँ करेगा, अटैक लेस हिंडर्ड साइड एल्कीन। एल्कीन की जो लेस हिंडर्ड साइड होगी वहाँ पे वो अटैक करेगा, या हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फर्स्ट। ठीक है, यदि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड है और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो सबसे पहले किसको रिड्यूस करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजनेशन में हमेशा H2 का अटैक सिन मोड में होता है, कभी एंटी नहीं होगा, हमेशा सिन मोड में ही होगा। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन या तो सिस में होंगे या दोनों हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में होंगे इन द टर्म ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब चूंकि अटैक लेस हिंडर्ड साइड ऑफ एल्कीन और रिड्यूस लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फर्स्ट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डबल बॉन्ड का। उसी प्रकार ये एल्काइन को भी रिड्यूस करता है। यदि हम बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन को रिड्यूस करता, सबसे पहले कहाँ रिड्यूस करेगा एल्काइन को, एल्कीन में, और फिर एल्कीन कहाँ रिड्यूस हो जाएगी, हमारा एल्केन में। ठीक है, फर्दर ये एल्केन में रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, जैसे आपने अगर इस्तेमाल कर लिया रैनी निकल,
यदि आपने रैनी निकल का यूज कर लिया तो ये यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन होगा, ठीक है। और यदि आपने माइल्ड यूज़ किया तो ये आप एल्काइन से एल्कीन में रुक सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करें एल्काइन और एल्कीन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो मैंने पहले ही कहा कि लेस हिंडर्ड साइड एल्कीन पर अटैक करता है। इसका मतलब हाइड्रोजनेशन हमेशा वहीं होता है जहाँ पे लेस हिंडर्ड मॉलिक्यूल हो। तो हम बोल सकते हैं यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें, ध्यान रखिएगा, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें हाइड्रोजनेशन के प्रति, तो वहाँ पे एल्काइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, या वहाँ पे एल्काइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है विद कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि एल्काइन में लेस हिंडर्ड, एल्काइन जो होती है वो लेस हिंडर्ड होती है, बल्कि जो हमारा एल्कीन होती है वो मोर हिंडर्ड होती है, ठीक है। कैसे, अगर बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे केवल एक ही H होते हैं, और एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे 2 H होती है, जो कि यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा करती है। ऐसा बात नहीं कि हाइड्रोजन हिंड्रेंस पैदा नहीं करता, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस पैदा करता है हाइड्रोजन। तो चूँकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये लेस हिंडर्ड है, ये मोस्ट हिंडर्ड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी विद कंपेयर टू एल्कीन। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि MB स्मिथ नामक एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें से लिया गया है ये। उसमें क्या लिखा है, अगर मान लीजिए आपका जो मेटल है, यदि आपका मेटल, मान लीजिए आपके पास प्लेटिनम है और पैलेडियम है, और आपके पास एक मेटल है प्लेटिनम, ठीक है। 2 मेटल यदि आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, मतलब एक केस में पैलेडियम रहेगा, एक केस में प्लेटिनम रहेगा, तो उसमें क्या देखा गया है, क्या मतलब रिएक्टिविटी किताब में लिखी है कि उस इन द केस ऑफ पैलेडियम मेटल डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है विद कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और जब प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, एल्कीन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। दोनों मैंने क्या बताया है, दोनों मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी, ठीक है, हमें ये मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मान लीजिए आपने मेटल के साथ, मेटल हमारा है, मेटल के साथ यदि आपने H2 यूज़ किया है, और यहाँ पे भी यदि आपने मेटल के साथ H2 यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। यदि आपने मेटल के साथ H2 यूज़ किया है, तो मेटल जो H2 जो होता है वो RH बॉन्ड को RH में नहीं कन्वर्ट कर सकता, ये बात आप नोट कर लीजिए। और यदि आपने मेटल पे H2 लिया है, तो हाँ, यहाँ पे अगर यदि एरोमेटिक्स के साथ जुड़ा होगा X हाइड्रोजन, तो आप उसको आराम से H में बदल सकते हैं, लेकिन ये वाला फिनोमेना नहीं होगा, ये वाला आराम से हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मान लीजिए हमको, ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, मुझे इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में। कहाँ कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में। इस कंडीशन में जब इसको करने जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, या तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं रैनी निकल, या तो फिर आप H2 के साथ PTO भी यूज़ कर सकते हैं। पर इन दोनों में कंडीशन क्या है, आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये कन्वर्ट। कि अगर किताब में कहीं ऐसे दिया हुआ है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और ये लिख के दिया हो, समझ जाइएगा कि पूरे बेंजीन को कहाँ बदलेगा, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं रैनी निकल की। तो याद रखिएगा, जो हमारा रैनी निकल होता है, जो हमारा रैनी निकल होता है, जो हमारा रैनी निकल होता है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी
जो इसकी रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी सेलेक्टिविटी बहुत कम होगी। दिस इज़ द सेलेक्टिविटी, दिस इज सेलेक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रेनिनिकल। और यदि इसकी सिलेक्टिविटी कम है तो ये कंपाउंड में सारे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो कार्बनिक कंपाउंड हो, ये सभी को कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू इंटर कन्वर्जन जो भी हमने आपको बताया था उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो रेनिनिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्टिविटी बहुत कम होती है, सभी को रिड्यूस कर देता है। और मैंने 3-4 पॉइंट बताए, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इन द केस ऑफ पैलिडियम डबल बॉन्ड की एक्टिविटी कार्बनिक कंपाउंड की कंपेयर में ज़्यादा होती है, और प्लेटिनम अगर होगा मेटल तो वहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड की एक्टिविटी डबल बॉन्ड की कंपेयर में ज़्यादा होती है। ये वाला जो डाटा है वो MB स्मिथ बुक से लिया गया है। जब पेज नहीं पता है कन्फर्म, लेकिन MB स्मिथ बुक से इसको लिया गया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक होती है। चलिए तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन के थ्रू बस इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो H2PD और कार्बन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ बदलेगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखा, डबल बॉन्ड कहाँ बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। अब इस वाले की बात की जाए, ये तो पूरा कार्बनिक ग्रुप है, ये भी कार्बनिक ग्रुप है, इसका तो करेगा नहीं, ना इसका करेगा ना इसका करेगा, केवल इस डबल बॉन्ड का करेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये डबल बॉन्ड हो, ये CH3, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसकी बात की जाए H2+PD की। अब आपको पता ही, हमने पहले ही बता चुका है कि H2+PD और C इस कार्बन पे हमेशा अटैक एक्सो होता है जब तक कोई बल्कि ग्रुप ना हो या फिर कोई बल्कि रीजेंट ना हो। H2 कोई बल्कि रीजेंट तो है नहीं, यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा नहीं, यहाँ पे तो H लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ना कोई बल्कि ग्रुप है और ना कोई बल्कि रिएजेंट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कैसा अटैक होगा, यहाँ से ऊपर से सिन अटैक होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा अटैक मैंने कराया है, यहाँ पे सॉरी सिन नहीं, एक्सो अटैक मैंने कौन सा अटैक कराया है, एक्सो। 2 अटैक होते हैं ना, तो एक्सो या 2 इंडो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, एक्सो। जब एक्सो अटैक होगा, ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसा कंपाउंड बनेगा हमें देखने को मिलेगा, ये ऐसे गैस है, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया हमारा। ये हमारा H ऊपर से आया है तो H ऊपर की ओर लग जाएगा, और Me हमारा कहाँ चला जाएगा, डाउन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, ये तो रीजेंट बल्कि तो है नहीं, लेकिन ये जो हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये बल्कि होने की वजह से ये कैसा अटैक करेगा, ये अब एक्सो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप CH3 पहले से ही लगे हुए हैं जो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे। तो इसीलिए ये वाला H जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, वो इंडो से अटैक करेगा, अर्थात नीचे से अटैक करेगा। और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा, ये हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा 2 CH3 ऊपर की ओर से हमने लगा दिया, ठीक है, 2 CH3 ऊपर की ओर। क्योंकि ये नीचे से अटैक किया हुआ है तो इसीलिए H यहाँ लग जाएगा, और इसके जस्ट ऊपर Me लग जाएगा, और Me हमारा जहाँ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा H स्टोरी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। अब इस कंपाउंड में ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये 1 2, ये जो डबल बॉन्ड हमारा है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। डाई नहीं है, ट्राई, देखिए ध्यान से। ये डबल बॉन्ड यहाँ से भी और एक ऊपर वाला यहाँ से भी, 1 2 3, मतलब ये ज़्यादा जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा ज़्यादा हिंडर्ड है। और इस डबल बॉन्ड की बात की जाए तो इस कार्बन की बात की जाए तो एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा, मतलब यहाँ पे केवल टोटल 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे की बात की जाए तो एक कार्बन ऊपर भी है, एक कार्बन यहाँ भी है, और कार्बन यहाँ भी है। मतलब ये वाला जो है ये मोर हिंडर्ड है। क्या है ये, दिस इज़ द मोर हिंडर्ड। और ये जो वाली जो एल्कीन है वो क्या है, लेस हिंडर्ड, ठीक है। चलिए आप इसका बनाइए प्रोडक्ट, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट बना के बताइए।
क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अटैक इस पे होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड, ये वाला एजिटिस रहेगा जैसा रहा, इसको बस केवल बदल दीजिए, बस ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो गया। चलिए अब इसकी बात की जाए, अब इस वाले कार्बन की बात की जाए तो ये वाला कार्बन अभी हमने बताया कि यहाँ पे ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो डाई सब्स्टिट्यूट हो गया। ये वाला भी डबल बॉन्ड 2 कार्बन से ही अटैच है, इसका मतलब आपकी बार बोथ दोनों का रिड्यूस होगा, बोथ रिडक्शन, बोथ रिड्यूस, ठीक है। ये दोनों कार्बन बराबर सब्स्टिट्यूटेड हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई लोग एक ही करते हैं, दोनों नहीं कर पाते, तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों बराबर डिग्री के हैं, इसीलिए हमने दोनों को रिड्यूस कर दिया। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन जो भी हमने लिखवाया था। अब इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए H2 और PD का इस्तेमाल हुआ, तो सीधी सी बात है ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं अभी पहले वाले का आंसर दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये हमारा डबल बॉन्ड कहाँ बदल गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे H2PT लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था जब मेटल एज अ प्लेटिनम लेंगे तो वहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड का फिर रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या देखने को मिलेगा आपको, ये कंपाउंड देखने को मिलेगा OH, और यहाँ पे वैसे भी इस प्रश्न का एज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी आप इतने सारे रिजल्ट को पढ़ते हैं तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उससे खास नहीं दिया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा जब आप H2PT का यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो कार्बनिक कंपाउंड है ये अल्कोहल में बदल जाएगा और ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये प्रश्न एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो एल्कीन बनी हुई है पहले तो ये कंजुगेशन में है लेकिन आगे ये कंजुगेशन में नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। अगर ये कंजुगेशन में नहीं है इसको बोल सकते हैं, एक होता है कंजुगेटेड एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है पर ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आप H2PD डालते हैं, याद रखिएगा H2PD इस वाले बॉन्ड का रिडक्शन करता है, कंजुगेशन में जो एल्कीन होती है उसका डबल बॉन्ड जो होता है वो इसके द्वारा रिड्यूस नहीं होता है। तो मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 6, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये वाला आपका डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये डबल बॉन्ड देखिए आपका रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये हुआ है जो कंजुगेशन में होता है डबल बॉन्ड H2PD उसका रिडक्शन नहीं करता, जो कंजुगेशन के साथ नहीं होता है उसका ये रिडक्शन कर देता है। इसका ठीक जस्ट अपोजिट काम करता है लिक्विड अमोनिया। जब आप आगे पढ़ेंगे बर्थ रिडक्शन तो उसमें क्या होता है कि कंजुगेशन में जो एल्कीन होती है उसका रिडक्शन हो जाता है उसके थ्रू, लेकिन यहाँ पे मैंने H2PD कार्बन का इस्तेमाल किया है। तो याद रखिएगा H2PD कार्बन के केस में नॉन कंजुगेटेड एल्कीन, याद रखिएगा नॉन कंजुगेटेड एल्कीन जो होगी उसी का रिडक्शन होगा, ठीक है। चलिए नॉन कंजुगेटेड का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ एक और कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। कुछ जो हाइड्रोजनेशन होते हैं वो लोन पेयर बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं वो, लोन पेयर बेस्ड, मतलब लोन पेयर की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। तो जैसे यहाँ पे लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसमें 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है,
लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है किसके पास है, ओ बता रहा था OCH3 के पास है, और यहाँ पे OCH3 डैश में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जब हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे तो वो डैश फॉर्म में ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये आपका हो गया OCH3 जो कि आपका डैश में है। ठीक है, अब जो ये ग्रुप आएगा H वो ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, एक तो H आ गया। ठीक है, अब एक आपका CH3 आ जाएगा। ये CH3 कहाँ आ जाएगा आपका, वेज में। ठीक है, ये मैंने जो H लगाया है, फिर ध्यान सुन लीजिए, ये मैंने जो H लगाया है वो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख के लगाया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो आने वाला हाइड्रोजन भी इसी की स्टीरियोकेमिस्ट्री गेन करेगा। अच्छा, ये अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ तो इसका तो होगा नहीं रिडक्शन, इसका होगा। अब यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन आएगा इस लोन पेयर की स्टीरियोकेमिस्ट्री गेन करेगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वेज है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, ये आपकी आ गई, ये वाला जो ग्रुप है एच रहेगा। ठीक है, इस पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH, इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, CH3। हमें लोन पेयर वाले को देखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो लोन पेयर कंटेन करता है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो भी H आएगा वो डैश पे आएगा, सॉरी वेज पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे वेज पे लिख दिया। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने वेज पे लिख दिया। अगर ये वेज पे आएगा तो ये CH3 कहाँ जाएगा, ये CH3 आपका डैश पे चला जाएगा। तो ये CH3 है आपका, ये CH3 आपका डैश पे आ गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करिए, ट्राई कीजिए इसको एक बार करने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर है, इसकी क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये है आपका डैश, सॉरी वेज। तो कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ पहले से, ये CH3 से रहने दीजिए। इस वाले पे जो डबल बॉन्ड जुड़ेगा, पहले इसको 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो दो H जुड़ेंगे वो आपके किस पे जुड़ेंगे, वेज पे, ये। ठीक है, H, और आपका जो ये OH है ये आपका एच रहे। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लोन पेयर बेस्ड है, इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए और ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब आपके पास लोन पेयर होगा तो आप लोन पेयर जब होगा तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लोन पेयर की डायरेक्टेड होगी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये कौन सिस्टम है, ये जब मैंने आपको शुरू में ही जब लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये फ्यूज सिस्टम है, फ्यूज रिंग है। फ्यूज रिंग में जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वही आने वाली ग्रुप की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे सिस फॉर्म में है। तो मैंने आपको सिस फॉर्म में बताया था कि फ्यूज रिंग में जंक्शन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही आने वाले ग्रुप की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, अटैकिंग ग्रुप की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको पूरा बना लेता हूँ 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, ये बन गई। अब चूंकि ये वेज पे है, सॉरी चूंकि डैश पे है तो इसको डैश पे लिख लीजिए ऐसे H। ठीक है, आने वाला जो ग्रुप है वो भी डैश पे ही होगा, तो ये जो CH3 है वो कहाँ चला जाएगा, CH3 हमारा वेज पे चला जाएगा, और जो हमारा H है वो कहाँ चला आएगा, वो डैश पे चला आएगा, डैश। ठीक है, ये ठीक, ये होगा इसका आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखिए यहाँ पे अब आप जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देख के नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे अब ये दोनों ग्रुप अपोजिट है था ट्रांस पे हैं। मैंने आपको उस दिन केवल सिस्का बताया था, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांस, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री वही जंक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री में 2 है ना, तो डैश पे भी है, वेज पे भी है, तो आप कहाँ लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आप स्टेरिक हिंडेंस का फैक्टर लगाएंगे। यहाँ देखिए अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि इसका ये CH3 को जो डैश पे है इसका अपना एक स्टेरिक हिंडेंस होता है, तो आने वाला जो H ग्रुप होगा वो
डैश पे ना लग के कहाँ लगेगा, वेज पे लगेगा। जब डैश पे लगाएंगे तो इसका हिंडेंस उस पर लगेगा, हिंडेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो H2 जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट इसके उल्टा हो जाएगी, क्योंकि एडिशन यहाँ पे हो रहा है। एडिशन जब यहाँ पे होगा तो ये CH3 ग्रुप बल्कि होने की वजह से रिपेल करेगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी हम H लगाएंगे तो चूँकि ये डैश पे है तो हम इसको कहाँ लगाएंगे, वैस पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कंपाउंड बनाया, ये ठीक है। ये मेरा जो कंपाउंड है ये CH3 है, सॉरी जो मेरा ग्रुप है ये CH3 है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे वैस पे लगा दिया H। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप की बात की जाए, अब यहाँ पे जो भी H आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका वेज पे, और यहाँ भी जो H होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा वेज पे। और जो ये आने वाला जो ग्रुप और जो CH3 है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा डैश। ठीक है, अब देखिए ये डैश पे है और ये वेज पे है, रिपल्सन अपने आप कम हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, बताइए क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, अब हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि जो 2 बल्कि ग्रुप लगे होने की वजह से इस पर स्टेरिक हिंडेंस लगेगा, तो इसका तो होगा नहीं रिडक्शन। तो इसका फाइनल कंपाउंड का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड O। ये 2 बड़े ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S कहाँ चला आएगा, H चला आएगा वैज पे, और CH3 कहाँ चला जाएगा, डैश पे। ठीक है, ये तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला ग्रुप, और ये आपका होगा ये। तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो आप तभी बनेंगे जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। पहले आप एक सही थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, चाहे 2-4 दिन का समय ले लीजिए, पर पूरी प्रॉपर नोट्स सही से बना लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को करिए। आप क्वेश्चन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर एक कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलिए। रीजेंट में यही होगा, रीजेंट में कौन सा रीजेंट कब यूज़ कर दे कोई देखा नहीं है, इसीलिए आपको हर एक रीजेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। अगर आप एक भी रीजेंट को मिस कर जाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में जब आप रिएक्शन करें तो आपका रिएक्शन सॉल्व ना हो। तो इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी लूसिंग एजेंट है आप सबको एक बाय एक करके आप पढ़िए। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, आप वहां से लूसिंग एजेंट के नोट्स क्लियर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग लूसिंग एजेंट के बहुत लंबे लंबे किताबों में लिखे होते हैं, कोई बहुत लंबा नोट्स दे देता है 100 पन्ने का, 150 पन्ने का, लेकिन मैं जो आपको नोट दूंगा वो बेसिकली 10-20 पन्ने का होगा। आप उतना रिवाइज कर लीजिए तो आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है इसमें। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमारा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन ना बोलिए, आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन। वैसे मैंने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जो भी अटैक होता है वो हमेशा सिन ही अटैक होता है था। आप यहाँ बोल सकते हैं अटैक हमेशा कौन सा होता है, सिन अटैक ही प्रीफर करता है। पर कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, कई लोग फंस भी जाते हैं बेसिक क्वेश्चन में। आपको हम क्वेश्चन थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारे पास एल्कीन होती है, अगर एल्कीन के 2 ग्रुप सेम हो और 2 ग्रुप अलग हो तो वहाँ पे सिस और ट्रांस का यूज कर लेते हैं। पर जब मान लीजिए सारे ग्रुप अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे हम सिस और ट्रांस के स्थान पे क्या यूज़ करते हैं, जेड और ई, जेड एल्कीन और ई एल्कीन। आपको पता होना चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप। तो मान लीजिए हमने सिन, जो हमारे पास सिस एल्कीन होती है, आपको पता है सिस को हम लोग जेड से भी बुलाते हैं। जेड का मतलब जिगरी और जिगरी का मतलब सिस। और हम इसके लिए यहाँ पे साइन इस्तेमाल करते हैं माइनस। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे पास अब सिस कैसे होती है, सिस ऐसे होती है, ये वाली सिस, 2 ग्रुप एक साइड है। उसी प्रकार ट्रांस की बात करें तो ट्रांस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई मतलब ये ट्रांस। ठीक है, इसके लिए हम साइन यूज़ कर सकते हैं प्लस, जो कि यूज भी करते हैं। और यहाँ पे हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ये डबल। ठीक है, ये तो हो गया एल्कीन के लिए। तो दूसरा पॉइंट, अब आप लोग एक कंपाउंड और जानते होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रियो
और एक को बोलते हैं इरार्थ्रियो, इरार्थ्रियो, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है थ्रियो, एक होता है इरार्थ्रियो। थ्रियो का मतलब क्या होता है, जब दो ग्रुप क्या हों अपोजिट साइड, क्या हों, तब दो सेम ग्रुप क्या हों अपोजिट साइड। इस आपकी बेसिक स्टूडियो केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। और इरार्थ्रियो का मतलब क्या होता है, जब दो ग्रुप क्या हों, दो सेम ग्रुप क्या हों सेम साइड। देखिए मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ। जब आपके इरार्थ्रियो का मतलब जब दो आपकी दो ग्रुप कैसे हों अपोजिट साइड में, ठीक है। और इसका मतलब जब आपके दो ग्रुप कहाँ हो, जब आपके दो ग्रुप कहाँ हो सेम साइड, सेम साइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थ्रियो है, थ्रियो के लिए हम यूज़ करते हैं एज अ माइनस कि दो ग्रुप अपोजिट साइड्स में होते हैं। और थ्रियो के लिए क्या यूज़ करते हैं, इरार्थ्रियो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्लस। तो ये बेसिक सा जो फंडा है आपको याद करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है। और सिस को हम एक भाषा में सिन भी बोल सकते हैं, और ट्रांस को हम लोग क्या बोल सकते हैं सिन, और एक होता है एंटी, ठीक है। एंटी मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों ग्रुप अपोजिट होते हैं। तो ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के समझने के लिए। अब मान लीजिए अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताता है आपको हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, मैं 4 प्रकार के एल्कीन को लेता हूँ। एक एल्कीन मेरी ये वाली हो गई, एक एल्कीन फिर से मेरी ये वाली हो गई, ठीक है, एक एल्कीन मेरी ये वाली हो गई, और फिर ये मेरी एक ये वाली भी हो गई, ठीक है। ये और ये हमारी एल्कीन बन गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुल 4 एल्कीन बनाई हैं। ध्यान रखिएगा ये सारे जो ऊपर के दो हैं, ऊपर के दो हमारे किस में हैं, सिस में हैं, थर्ड जेड में है, तो हम बोल सकते हैं जेड। ये भी हमारा जेड है, बट ये हमारा क्या है ई, और ये भी हमारा क्या है ई। को ध्यान समझिए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे होता है। अब हमारे पास 2 प्रकार के अटैक प्रीफर होते हैं, ठीक है। आपको सबका बता रहे हैं। जनरली हाइड्रोजनेशन में हमारा सीन ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 अटैक मान के चलते हैं। मान लीजिए यदि अटैक सीन हुआ, जेड एल्कीन पे यदि अटैक सीन हुआ, और जेड एल्कीन पे यदि अटैक एंटी हुआ, ठीक है, यहाँ एंटी भी तो हो सकता है। उसी प्रकार यदि ए एल्कीन है, ए एल्कीन पे यदि अटैक सीन हुआ और यहाँ पे यदि एंटी हुआ, तो हमें कौन से प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ये आपको बताना है, आपको पता करना है। जेड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं माइनस, और सिन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं माइनस, यहाँ मैंने लिखा है जेड के लिए माइनस, पर एंटी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे प्लस। ई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए ई के लिए प्लस, और सिस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं प्लस। ये मैंने सारे साइन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, यदि मैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है प्लस, माइनस का प्लस कराता हूँ तो क्या बनता है माइनस, प्लस का माइनस कराता हूँ तो क्या बनता है माइनस, और प्लस का प्लस से क्या बनता है प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्लस आएगा तो प्लस का मतलब क्या हुआ, कौन सा कंपाउंड मिलेगा हमें मिलेगा इराइथ्रो। क्या मिलेगा हमें इराइथ्रो। जब माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें थ्रियो, माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें थ्रियो, फिर यहाँ भी क्या मिलेगा इराइथ्रियो, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा। अब इराइथ्रो का मतलब ऐसा होगा कि इसमें जो 2 ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे, और जो ग्रुप होंगे वो अपोजिट साइड होंगे। अब इसमें और कैसे करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें इराइथ्रो की, इराइथ्रो, तो इसमें यदि R की वैल्यू R डैश के बराबर होगी, ये R होगा और ये R डैश होगा ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। और यदि R की वैल्यू R डैश की वैल्यू R डैश के बराबर होगी, और यदि इसके बराबर नहीं होगी, हो सकता है यहाँ जो दोनों ग्रुप लगे हों वो सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। यदि R की वैल्यू R डैश के बराबर होगी तो उस कंडीशन में हमें मीसो कंपाउंड देखने को मिलेगा। हमें कौन सा कंपाउंड देखने को मिलेगा
मीसो कंपाउंड, और यदि आर की वैल्यू आर डैश के बराबर नहीं होगी तो प्लस माइनस हमें डीएल पेयर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमेरिक पेयर बोलते हैं। तो हमें इनैंसियोमेरिक पेयर भी देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार इसकी बात की जाए थ्रियो की, तो चूँकि थ्रियो में तो दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड होते हैं, तो इसमें चाहे आर की वैल्यू आर डैश के बराबर हो और चाहे आर की वैल्यू आर डैश के बराबर ना हो, इन सभी केसेस में आपको ऑलवेज प्लस माइनस या फिर डीएल पेयर ही देखने को मिलेगा। ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है। पहले हमने क्या बताया कि जेड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइनस, ए के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, प्लस, एंटी के लिए प्लस, और सिन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, माइनस। अब ध्यान रखिएगा, जब दो ग्रुप सेम साइड होते हैं उसके लिए हम थ्रो यूज़ करते हैं, उसका हमने प्लस साइन लिया, और थ्रियो के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं, माइनस। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या किताबों में दी भी होती है, कई किताबों में, कि कई किताबों में कॉम्प्लिकेट दिया होता है तो आप समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारे पास एल्कीन 4 प्रकार से हो सकती है। जब दोनों एल्कीन सिस में हो या सिन में हो, और एक में अटैक सिन हो और एक में अटैक एंटी हो, जनरली हम ये वाला और ये वाला, दूसरा और चौथा वाला हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे सिन अटैक होगा, तो हमारी बात ये यहाँ तक इसमें और इसमें ही लगेगी। हाँ, हमने सब बता दिया। आगे भी जब कोई और, जैसे आप कोई और कंपाउंड पढ़ेंगे, कोई और एजेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ एंटी अटैक भी हो सकता है। जैसे आप लिक्विड अमोनिया पढ़ते हैं तो वहाँ एंटी अटैक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ सिन है, यहाँ सिन है, हम दो आज यही यूज़ करेंगे, ये दोनों यूज़ करेंगे। बाकी ये दोनों हमारे इस टॉपिक में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे एंटी अटैक होता है। अटैक कैसा होता है हाइड्रोजन में, सिन अटैक होता है। तो यहाँ पे हम ये और ये यूज़ करेंगे। हमारे पास एल्कीन 2 प्रकार से हो सकती है, या तो वो जेड एल्कीन होगी या तो वो ई एल्कीन होगी। जेड के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, माइनस, और ई के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, प्लस। अब देखिए, इस सिन के लिए क्या इस्तेमाल किया, माइनस, और सिन के लिए भी यहाँ क्या इस्तेमाल किया, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इराइथ्रो, और माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रियो। यहाँ माइनस को क्या बोलते हैं, थ्रियो, और प्लस को क्या बोलते हैं, इराइथ्रियो। अब क्योंकि इराइथ्रियो 2 में मिल रहा है, तो यदि अब देखो इराइथ्रियो को भी 2 भागों में बांट लिया। यदि आर की वैल्यू आर डैश, ये वाला आप आर मान सकते हैं, इसको आप आर डैश मान सकते हैं। यदि आर की वैल्यू आर डैश के बराबर हो गई तो मीसो कंपाउंड देखने को मिलेगा, और यदि बराबर नहीं हुई तो आपको वहाँ पे डीएल पेयर अर्थात इनैंसियोमेरिक पेयर देखने को मिल सकता है। और चूँकि थ्रियो का कॉन्सेप्ट ही अपोजिट का होता है, तो वहाँ पे हमेशा डीएल पेयर मिलेगा, कभी मीसो कंपाउंड नहीं मिल सकता, क्योंकि मीसो कंपाउंड के लिए कम से कम 2 ग्रुप का सेम होना जरूरी होता है, एक ही तरफ होना जरूरी होता है, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, समझिए, और चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सीखा है, उस पर हम एक सवाल लगाते हैं, 2 सवाल, और उसको समझते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसे कैसे अप्लाई करते हैं। इसको समझने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले, आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया उसको अपने साथ लेके बैठिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस एल्कीन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 एमी ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सी एल्कीन हो गई, जेड एल्कीन हो गई। और जेड एल्कीन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइन में माइनस। ठीक है, उसी प्रकार ये कौन सी एल्कीन है, 2 ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड हैं, 2 सेम ग्रुप, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ई, इनमी, और यहाँ पे हम साइन का यूज़ करते हैं प्लस। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो ग्रुप होता है उनसे कैसा अटैक करता है, सिन। याद रखिएगा, हाइड्रोजिनेशन में हमेशा सिन अटैक ही प्रीफर होता है, कभी एंटी अटैक नहीं होगा। अब यहाँ पे ये है माइनस और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस से क्या बनता है, मैंने बताया था आपको बताया था क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है इराइथ्रियो। प्लस का मतलब क्या होता है, इराइथ्रो बनता है, और इराइथ्रो का मतलब क्या होता है, तो इसमें 2 सेम ग्रुप सेम साइड हो। इसका मतलब देखिए यहाँ पे टोटल कुल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, पहले पे ये एमी और चौथे बी एमी, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक लंबी से लाइन खींच लीजिए, ऊपर आपका एमी रहेगा, नीचे भी आपका एमी रहेगा। ठीक है, अब 2 ग्रुप सेम साइड करने हैं, या तो आप दोनों बी आर को सेम साइड कर लीजिए या फिर दोनों एच को सेम साइड कर लीजिए। चलिए हम दोनों एच को ही सेम साइड कर लेते हैं। ये मैंने 2 ग्रुप को सेम साइड कर लिया, तो फिर इसका मतलब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ आपका जुड़ जाएगा बी आर, और यहाँ भी आपका क्या जुड़ जाएगा, बी आर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, मैंने बताया था ये जो कार्बन है ये क्या है, कायरल कार्बन, और ये क्या है, कायरल कार्बन। इराइथ्रियो के केस में चाहे आर की वैल्यू आर डैश के बराबर यदि हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, मिसो। मैंने बताया था, अभी आप खोल के देखिए।
और उसी प्रकार यदि R की वैल्यू R डैश के बराबर नहीं होती है तो वहाँ पे क्या मिलता है, प्लस माइनस DL पेयर मिलता है। तो यहाँ पे चूँकि R की वैल्यू R डैश के बराबर है तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मीसो कंपाउंड मिलना चाहिए। देखते हैं मीसो कंपाउंड है कि नहीं। मीसो कंपाउंड की शर्त क्या होती है, आपको बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री पता होना चाहिए कि मीसो कंपाउंड के लिए कम से कम दो कार्बन कायरल होने चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है और इसके बीच में अगर हम प्लेन पास करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप सेम नीचे भी बना हुआ है। इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है और हम बोल सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है। यहाँ पे POS क्या है, मौजूद है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका हो जाएगा मीसो कंपाउंड। देखिए जैसे मैंने बताया था ना आपको, वैसा ही सेम उत्तर आ रहा है इसका, मीसो कंपाउंड। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे E है और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस में क्या होता है, 3O। और 3O कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 3O कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि चाहे आपकी वैल्यू R का मान R डैश के बराबर हो और चाहे बराबर ना हो, इन दोनों केस में से क्या मिलता है, आपको DL पेयर देखने को मिलता था, तो इनैंसियोमेरिक पेयर देखने को आपको मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 1 2 3 और 4। तो अब चूँकि दोनों ग्रुप जो हैं वो पहला ये है, चौथा ये है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ये। ठीक है, ये आपसे पहले भी आपका ये Me, ठीक है, ये आपका दूसरा है यहाँ पे Me। अब 3O का मतलब क्या होता है कि कम से कम दो ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो आप एक काम करिए, चाहे क्लोरीन को अपोजिट लगा लीजिए, चाहे हाइड्रोजन को अपोजिट लगा लीजिए। वैसे यदि आप क्लोरीन को अपोजिट लगाते हैं तो अपने आप हाइड्रोजन अपोजिट लग जाता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लोरीन को यहाँ लगा देता हूँ, एक क्लोरीन को, और एक क्लोरीन को मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि 3O का मतलब क्या होता है, कम से कम दो सेम ग्रुप हमेशा अपोजिट साइड में होने चाहिए, जो कि मैंने लगा दिए। अब क्या बचा हमारे पास, आने वाला हाइड्रोजन बचा, तो एक आपका H यहाँ लग जाएगा और एक आपका H यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ ध्यान देखिए, ये आपका एक कायरल सेंटर, दोनों कार्बन क्या है, कायरल है। और यदि मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे कोई POS नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला इसकी मिरर इमेज नहीं, क्योंकि Cl की मिरर इमेज H नहीं हो सकती, तो इसमें POS नहीं है। और कार्बन देखिए, जब कार्बन कायरल हो और उसमें POS ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये जो है वो क्या है, वो DL पेयर है। DL पेयर कैसे बनेगा, DL पेयर आपको हम यहाँ बना के बता देते हैं इसका कैसे बनेगा। इसका DL पेयर कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका हो गया Me, ठीक है, और ये भी आपका हो गया Me, ठीक है, ऊपर वाला ये आपका हो गया Cl, ये आपका हो गया H, ये Cl और H। ये जो मैंने पढ़ाया पहला कंपाउंड, इसका DL पेयर कैसे बनेगा, जस्ट बहुत सिंपल है, इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, Me का तो Me ही रहेगा, और यहाँ जो Cl है ये Cl इस तरफ चला आएगा, और ये H, इसकी मिरर इमेज ये H, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे मिरर, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका इनैंसियोमेरिक पेयर जो हमने मिरर इमेज बनाया। अभी दोनों मिरर इमेज एक दूसरे से क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर्स। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनैंसियोमर्स। तो ये और ये, तो मैंने इसका DL पेयर यहाँ ऊपर बना दिया है। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये हाइड्रोजन का लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप सबसे पहले इस पूरे वीडियो को सही से देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स जरूर नहीं कि आप नोट्स हमारे लेक्चर से बनाएं, आप कहीं से भी बना सकते हैं, पर नोट्स आप अच्छे बनाइए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।